हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के दूसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है, ताकि वीडियो देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ही क्वेश्चन आपको याद हो पाएंगे और लंबे समय तक याद रह पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर परफेक्शन लेकर के आओ। और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा रहा? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने नई रैंकिंग 2021 रिलीज की है, जिसमें टॉप 500 में भारत के केवल 8 यूनिवर्सिटीज हैं। भारत में तो टॉप पे आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे वर्ल्ड लेवल पे कितने नंबर पे है? 172 नंबर पे है। और वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी है यूएसए का एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें भारत का जो टॉप यूनिवर्सिटी था वो था आईआईएससी बेंगलुरु, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 36 नंबर पे था। और उसमें वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी था चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी। उस लिस्ट में भी भारत की 8 यूनिवर्सिटी ही थी, तो उसको भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी एक उपन्यास, एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है अ बर्निंग। ये किसने लिखा है? ये लिखा है मेघा मजुमदार ने। तो इनका नाम याद रखना है आपको। बाकी शोभा डे, इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज। बाकी कृष्णेनु मजूमदार, ये मजूमदार वाले ऑप्शन मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि आप चीजों को एक साथ याद कर पाओ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ चीजों को कोरिलेट करके, लिंक कर करके याद रखो, तो ऐसे ही करा जाता है। कहीं मिलता जुलता नाम लिख रहा है तो आपने उससे मिलते जुलते जो भी चीजें पढ़ी है उसको रिकॉल करो। जैसे कि यहाँ पे मेघा मजूमदार आया, अब मजूमदार से क्या क्या न्यूज में आपने पढ़े थे नाम, जैसे कि कृष्णेनु मजूमदार बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने, जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने, और एक और मजूमदार आप लोगों ने नाम पढ़ा था, किरण मजूमदार शॉ। एक तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। और अभी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको, और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इनका नाम भी अभी काफी न्यूज में था। अब देखो यहाँ पे, और इसको कैसे आप लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पे जयदीप मजूमदार आपने नाम पढ़ा, एक जयदीप नाम और पढ़ा था आप लोगों ने, जयदीप सरकार। ये एक अफ्रीकन कंट्री है लेसोथो, वहां पे भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे। तो इसी तरह से आपको चीजों को याद करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस एक बार चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लेके आ जाओ, फिर अपना माइंड अपने आप उसी ट्रैक में काम करने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बस फिर गाड़ी चल निकलेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत के रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर होगा 29%। और अगर नंबर में बात करेंगे तो 2015 में ये 523 थे और 2020 में ये बढ़कर के 674 हो गए हैं, जो कि दर्शाता है 29% वृद्धि को। और आपको पता है मुख्य रूप से पश्चिमी गुजरात में जो गिर अभ्यारण्य है वहां पे ये एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये एशियाई शेर, या इसे भारतीय शेर बोल दो, या एशियन लायन, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियोपर्सिका, ये आपका साइंटिफिक नेम है एशियन लायन का। और सिर्फ लायन की अगर बात करेंगे तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो पर्सिका नहीं लगता है फिर। अच्छा, यहाँ तो शेरों की बात हो रही है, लायन की। एक बाघ यानी कि टाइगर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि 2012 से लेके 2019 तक सबसे ज्यादा टाइगर ये कहाँ पे मारे गए हैं? मध्य प्रदेश में मारे गए हैं, लगभग 173 थे। और वैसे आपको पता है सबसे ज्यादा टाइगर भी आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते, और पूरे भारत में 750 मारे गए थे। फिर पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट कैसे पता लगा? जहां पर भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए कि पहला हो गया, पहली महिला बन गई, या पहला नाम आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा केथी सुलेवन। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला भी यही है, केथी सुलेवन इनका नाम है। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है ये, और अब ये दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने वाली भी पहली महिला बन गई है। और व्यक्ति वाइज बात करेंगे तो ऐसा करने वाली ये 8वीं व्यक्ति बनी है, लेकिन महिलाओं में ये पहली महिला बन गई है। अभी इन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंडर डीप को छुआ है।
और लिमिटिंग फैक्टर सबमर्सिबल में सवार थी ये, जो कि अकेला ऐसा व्हीकल है जो कि चैलेंजर डीप तक पहुंच सकता है। ये जो चैलेंजर डीप में आपको बोल रहा हूँ, ये दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि चाइना का एक मानव रहित पनडुब्बी है जिसका नाम है हेदाऊ 1। उसने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाया था। अभी बाकी मो ओब्रायन की बात करेंगे। इसी साल की बात है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति डेफ पर्सन बनी थी। और जीना आकर लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ पूरे अरब क्षेत्र की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी ये। और क्रिस्टीना कोच नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। और इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। महिलाओं की कैटेगरी में 328 दिनों तक रही थी क्रिस्टीना कोच। फिर अभी गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आंसर होगा सोनू सूद को। गार्गो इंटरनेशनल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है और इसी ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कंपनी का एक लुब्रिकेंट प्रोडक्ट आता है और किस नाम से आता है? तो एड्रॉल के नाम से आता है। बाकी मानुषी छिल्लर अभी अदिदास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये मानुषी छिल्लर आप जानते हो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी और अभी इनका नाम एक और कारण से न्यूज में था। अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे आप हमारा तो आपको याद होगा। अभी मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को चुना था। और रोहित शर्मा की बात करेंगे तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये, और इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है गोदरेज ग्रुप ने अपना नया MD CEO कैसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा निसाबा गोदरेज को। निसाबा गोदरेज ये 1 जुलाई से कंपनी की नई MD CEO बन जाएंगी और एक इनकी जगह लेंगी तो विवेक गंभीर की जगह लेंगी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। ये जो निसाबा गोदरेज है ना, ये आदि गोदरेज की छोटी बेटी है। बाकी उदय कोटक की बात करेंगे। वैसे तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO हैं, लेकिन अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने ये। और CII के उपाध्यक्ष कौन बने? संजीव बंसल बने। संदीप प्रधान ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और 2 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया अभी। और दिलीप ओमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो अभी जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। और इस तरह से यह अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं है, गोरी चमड़ी के नहीं है, ब्लैक पर्सन आप बोल सकते हो। और अभी एक अश्वेत व्यक्ति काफी चर्चा में है, जिसके कारण अमेरिका में हिंसा शुरू हुई और काफी जगह फैल चुकी है। एक अश्वेत व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड और पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से न्यूज पेपर में भी आपने पढ़ा होगा और मैंने भी डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आपको बताया था। फिर अभी किसने कर्म भूमि पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो राज्य के जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो राज्य में वापस लौट रहे हैं, उन्हें राज्य में जो कंपनियां हैं उनसे जोड़ने यानी कि उनको नौकरी दिलवाने में मदद करने के लिए कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से लोग पश्चिम बंगाल के IT कंपनी से जुड़ पाएंगे, वहाँ पे वो नौकरी उन्हें मिल पाएगी। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, कैपिटल इसकी कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये देखना हुगली है, हुगली। एक हुबली स्टेशन भी न्यूज में था, हुबली स्टेशन, ये आपके कर्नाटक में है। और क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। वैसे अभी सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर का है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। कितनी लंबाई है उसकी? 1366 मीटर उसकी लंबाई है। बाकी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। वैसे अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने कहा है कि कक्षा 5वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और कारण क्या बताया? कि ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन कक्षाएं यानी कि क्लासेस की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही है। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स ने जो ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है उसके खिलाफ भी काफी पेरेंट्स की शिकायतें आ रही हैं। तो कहाँ तक? किस कक्षा तक? 5वीं कक्षा तक। ध्यान से सुनना, कई कई जगह आपको 7वीं कक्षा भी मिलेगा। तो 7वीं कक्षा नहीं है, 7वीं कक्षा तो उन्होंने बोला था कि 7वीं कक्षा तक कर सकते हैं, लेकिन करा 5वीं कक्षा तक ही गया है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे उस दिन डेली करंट अफेयर्स वाले में, जब हम लोगों ने पढ़ाया था तो उन लोगों ने पूछा था कि किसी किसी जगह 7वीं कक्षा बताया गया है। तो 7वीं नहीं है, 5वीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कहीं और जगह आप देखो तो आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ। बाकी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और बेंगलुरु में ही आपके इन्फोसिस का,
विप्रो का, इसरो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। और बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बना था जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अभी कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना भी शुरू की थी, एक आप्त मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया था और एक नमस्ते ओवर हैंडशेक कार्यक्रम भी या अभियान भी चलाया था। उसके अलावा याद रखना, कर्नाटक में जो केम्पेगुड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क आपको मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क, बेनरगट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको यहाँ पे। तुंगभद्रा डैम भी है यहाँ पे तुंगभद्रा नदी पे। और मेघ संदेश एप्लीकेशन भी मौसम की जानकारी के लिए, भविष्यवाणी के लिए एक मेघ संदेश एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स अभी न्यूज में थे, इनको याद रखना। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदुडू योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ जो टेलर हो गए, मतलब कपड़े सिलने वाले, जो नाई हो गए, बाल काटने वाले, और जो वॉशरमैन हो गए, धोबी वगैरह, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए ये जगन्नाथ चेदुडू योजना शुरू की है। इसमें उनको 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश ने, आपको याद होगा, कोविड फार्मा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और किसानों के लिए सी मैप एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। वहीं भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। अच्छा, ये जो योजना है ना जगन्नाथ चेदुडू, इसी योजना से आप दो योजना और याद रख सकते हो। एक तो जगन्नावस्ती दिवेना योजना और एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना। तीनों में जगन्ना ऐसा आ रहा है, तो आप इसको ध्यान रख लोगे तो याद रहेगा आसानी से। बाकी रायतु भरोसा योजना, ये भी आपके आंध्र प्रदेश की है, लेकिन एक रायतु बंधु योजना भी आपने सुना होगा, वो तेलंगाना की है। तो इसमें डिफरेंस याद रखना। अम्मा ओडी योजना की बात कर लें, नेस्तम नेस्ता योजना की बात कर लें, या नवरत्न नालू पेदलंद रिकी इलू योजना की बात कर लें, ये सब आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई थी। एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी लॉन्च हुई थी यहाँ पे। याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में ही बना है। उसके अलावा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। अभी भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आपके आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। बाकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी तो हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है और यहीं पे भारत का 25वां हाईकोर्ट बना था, जिसके वर्तमान में चीफ जस्टिस है JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर अभी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये हमने कब मनाया? 12 जून को। और इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यानी कि बच्चों को पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं, क्योंकि इस समय अगर बच्चे मजदूरी करने के लिए जाएंगे तो वो कोरोना से संक्रमित भी हो सकते हैं, इसलिए अभी उन्हें बचाने के लिए ज्यादा जोर देना है। अच्छा, लेबर से याद आया होगा, अभी अपन ने लेबर डे भी मनाया था, वो हम मनाते हैं 1 मई को, तो वो भी ध्यान रखना। फिर किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शोभा शेखर को। तो भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं ये शोभा शेखर, और इन्हीं को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में वैश्विक या घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से याद ही आ गया होगा आपको किरण मजूमदार शो का नाम। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये अवार्ड पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। अभी हमने पीछे भी देखा था, इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 भी मिला था, और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय व्यक्ति और पहली भारतीय महिला बनी थी। और इसके अलावा भी मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 आई थी, उसमें टॉप 20 में इनका भी नाम था। बाकी रंजीत कुमार की बात करेंगे, नासा ने नासा विशिष्ट सेवक पदक यानी कि नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से इनको सम्मानित किया था। और जावेद अख्तर आप जानते ही हो, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। फिर अभी एमपेज ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड के साथ। मतलब ये दोनों मिलकर के भारत में कार्डलेस ATM लॉन्च करेंगे, जिसमें आप बिना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाले पैसे निकाल सकेंगे, मतलब उसको छूने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से USA के बाद भारत दूसरा देश होगा अपने यूजर को इस तरह का कॉन्टैक्टलेस ATM अवेलेबल कराने वाला। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है और इसके अध्यक्ष इसके CEO अजय पाल सिंह बंगा। फिर है अगला, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रतन लाल को। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर रतन लाल, और इन्हें अभी कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों मिला इनको यह अवार्ड? तो मिट्टी की क्वालिटी में सुधार करने के लिए और छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में योगदान करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, इसी के साथ आपको बता दूं, इस पुरस्कार के जो पहले विजेता थे वो भी भारतीय थे। 1987 में मिला था उन्हें ये पुरस्कार, और उनका नाम था MS स्वामीनाथन। नाम जानते हो ना MS स्वामीनाथन कौन है? ये भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। तो रतन लाल जी का नाम आपको याद रखना है। बाकी मधु माधवी, इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अच्छा, यहाँ से आप 2-4 चीजें लिंक कर पाओगे। देखो, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 याद रख लो, रतन लाल। अब खाद्य से आपको कुछ याद आ जाना चाहिए, फसाई के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी इसके CEO बने थे कौन? अरुण सिंघल, ये भी अपॉइंटमेंट था नया। इसके अलावा अभी फसाई ने ही फूड सेफ्टी इंडेक्स भी जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे रहा था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे रहा था, और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा था। और एक और पॉइंट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया? 7 जून को मनाया, जिसकी थीम क्या रही थी? फूड सेफ्टी एंड एवरीवन्स बिजनेस। तो इस तरह से चीजों को करेक्ट करते हुए चलो। जब मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, वाकई मजा आता है। और जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आ गया ना, जिस एग्जाम का फॉर्म भरोगे ना, वही एग्जाम क्रैक कर डालोगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बस पढ़ने में मजा आना चाहिए, और पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे। मैं आपको बार बार तो एक ही चीज बोलता हूँ, लेकिन ये चीज है ही कमाल। चीजों को कोरिलेट करो, लिंक कर करके पढ़ो, ये करना आप ही को पड़ेगा। फिर है, हाल ही में जारी मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा IIT मद्रास। एक्चुअली में हमारे जो MHRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 जारी किया है, जिसमें टॉप पे रहा है IIT मद्रास। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे टोटल 10 अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग निकाली गई है। तो हमने ये जो IIT मद्रास टॉप पे बात की है, ये ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है। बाकी जो अलग 10 कैटेगरीज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु टॉप पे है। उसी तरह से इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो IIT मद्रास टॉप पर है। साथ के साथ आपके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है। मैनेजमेंट कैटेगरी में बात करेंगे, IIM अहमदाबाद टॉप पर रहा, देखिए। और फार्मेसी की बात करेंगे तो जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नहीं है ये, जामिया हमदर्द है दिल्ली का। कॉलेज लेवल पे मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली का है वो टॉप पे रहा है। और मेडिकल में एम्स दिल्ली टॉप पे रहा है। उसी तरह लॉ यानी कि कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी टॉप पर है, ये बेंगलुरु का है। आर्किटेक्चर में IIT खड़गपुर टॉप पर है। और डेंटल में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, ये टॉप पे रहा है। ये तो टोटल 10 कैटेगरी में ये रैंकिंग दी गई थी, सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी यूनिवर्सिटीज की बात है तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें भारत का टॉप यूनिवर्सिटी था IIT बॉम्बे, जो कि वर्ल्ड में 172 नंबर पे था। और पूरे वर्ल्ड में टॉप पे था USA का MIT यूनिवर्सिटी। और टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें भारत में तो IISc बेंगलुरु टॉप पे था, और ये वर्ल्ड में 36 नंबर पे था। जबकि वर्ल्ड में टॉप में था चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज को लेकर के ये 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी डाल के अलग कैटेगरी बना लेना, ताकि आपको एक साथ याद आ जाए। फिर है, फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा शंभू S कुमारन को। ये वर्तमान में मोरक्को में भारतीय राजदूत हैं, और अभी इन्हें फिलीपींस में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बाकी P कुमार, इनकी बात करेंगे, सिंगापुर में भारतीय राजदूत बने हैं। और मोनिका कपिल मोहता मैंने आपको बता ही दिया, स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बनी है। और गायत्री कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है। देखो, उच्चायुक्त और राजदूत यानी कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में कई बार मैं आपको अंतर बता चुका हूँ, सीधा सा फर्क है। देखो, अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आप जा रहे हो तो वहां पे आप हाई कमिश्नर बोलोगे, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जा रहे हो तो वहां पे आप राजदूत बोलोगे, बस बोलने का फर्क है, काम सेम ही है। अच्छा, फिलीपींस से एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन
मैग्सेसे उनकी याद में ये दिया जाता है। और अब ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इस साल ये नहीं दिया जा रहा है, कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया। तो आपको 2019 का याद रख लो, 2020 का रद्द हो गया तो 2019 का याद रखो। एनडीटीवी के पत्रकार थे रविश कुमार, उनको मिला था 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। मनीला फिलीपींस, करेंसी पीसो है और प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। उसके अलावा फिलीपींस से आपको याद आया होगा, कोविड-19 महामारी के कारण अपने वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश भी यही बना था, फिलीपींस। फिर है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है, ये पीछे वैसे मैंने आपको बताया भी था। आंसर होगा हुबली स्टेशन। और ये स्टेशन कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के इस हुबली स्टेशन पे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी ये जो हुबली स्टेशन है, इसका जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 है, उसकी लंबाई 550 मीटर है। अभी से बढ़ा करके 1400 मीटर करा जाएगा और इस तरह से ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर बात करेंगे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे है और इसकी लंबाई है 1366 मीटर। और ये जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ये उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। उसी तरह से ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, अब हो गए हैं 18। बाकी चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, ये लखनऊ में है और यहीं पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन या आंध्र प्रदेश में है और यहीं पे भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया था। और त्रिची रेलवे स्टेशन, अब ये न्यूज में था। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने गोल्ड रेटिंग दी थी इसको। रेल मंत्री पीयूष गोयल है और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम भी याद रखो, जॉन मथाई है। फिर है GRAC ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तट रक्षक बल को सौंप दिया है। आपको इस आखिरी पोत का नाम बताना है। तो आंसर होगा ICGS कनकलता बरुआ। अच्छा, पहले तो ये देखो, GRAC मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और इससे भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पहली कंपनी है जिसने इंडियन नेवी को 100 जहाज बनाकर दिए हैं। और ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल है, इसका क्या मतलब होता है, ये एक नाव है जो गश्त लगाने के काम आती है, पेट्रोलिंग के लिए काम आती है समुद्र में। तो अभी GRAC ने फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का 5वां और आखिरी पोत इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स को सौंप दिया है और इसका नाम क्या है, ICGS कनकलता बरुआ। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और ये 5वां है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा था, देखो पहला था ICGS प्रियदर्शनी, दूसरा था ICGS एनी बेसेंट, तीसरा था ICGS अमृत कौर और चौथा था ICGS कमला देवी और 5वां हो गया ICGS कनकलता बरुआ। कौन थी ये कनकलता बरुआ, ये असम की स्वतंत्रता सेनानी थी। और अमृत कौर ये कौन थी, ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और ICG से याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड से, कि पहली महिला DIG बनी है अभी इसकी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। और गाइज एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा या कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस को बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत, लेकिन उसके मुकाबले कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण यही है कि हमारे वीडियो स्प्रेड नहीं हो रहे हैं। अब इसके लिए तो मैं आप ही लोगों से कहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही किसी भी चैनल पे, कोई बड़े से बड़ा चैनल हो गया है तो वो बड़ा एकदम से नहीं हो गया, उससे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हीं ने उसको आज इतना बड़ा किया है, चैनल को स्प्रेड किया है अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों का, तो हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, कंटिन्यू बेकार जा रही है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। और एक छोटा सा काम और कर दें, अगर एप्लीकेशन पे, अपनी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, रिविजन करते हो, क्विज वगैरह लगाते हो, तो वहाँ पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। अगर आपको वो दिखे, जब क्लिक करके वापस बैक बटन दबा दें, मुश्किल से 2 सेकंड आपके लगेंगे। देखो वीडियोस तो शेयर नहीं हो रहे हैं, यहाँ तो मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें मिलेगा, कम से कम एप्लीकेशन को बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। फिर अभी तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो आंसर होगा कोयम्पुथूर। एक्चुअली अभी तमिलनाडु सरकार ने 1 नहीं 2 नहीं टोटल 1018 जिलों और शहरों के नाम बदले हैं। तो सारे तो आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट होंगे भी नहीं और याद भी नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो न्यूज में रहते हैं, उनके नाम आप ध्यान रख लो। जैसे कि कोयम्बटूर हो गया, इसका नाम बदल करके कोयम्पुथूर कर दिया। एक वेल्लोर हो गया, वेल्लूर उसका नाम कर दिया। एक तुतीकोरिन हो गया, तुथुक्कुडी उसका नाम कर दिया। एक डिंडीगुल, डिंडीगुल शहर के तालों को GI टैग मिला था, आपको याद आया होगा, उसका नाम बदल करके थिंडुक्कल कर दिया, थिंडुक्कल। तो ये आप ध्यान रख लो। और नाम क्यों बदले गए, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा कहना है कि इन नामों में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अंग्रेजी छुपी हुई है, तो इनको मूल रूप से तमिल रूप देने के लिए इनके नाम बदले गए हैं, अंग्रेजी बू आती है इसमें से, ऐसा कहना है।
फिर अभी हाल ही में DSRV यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो डीप सबमर्जेंस मतलब गहराई में जो डूबे हुए जहाज होते हैं, रेस्क्यू करना मतलब उन्हें बाहर निकालने वाला व्हीकल कुछ भी यान मतलब एक जहाज ही है ये। तो ये DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में, जो पूर्वी नौसेना कमान है वहां पे इसका उद्घाटन हुआ है। तो जो गहरे पानी में बचाव कार्य होते हैं वहां पे ये मदद करेगा। विशाखापत्तनम यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है, और जो हमारा 18वां रेलवे जोन है और पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर तो है ही सही, ये हमने बता ही दिया। इसके अलावा विशाखापत्तनम के भोगापुरम में एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, और विशाखापत्तनम में जो INS कलिंग है वहां पे भारत का पहला मिसाइल पार्क भी बनाया जा रहा है, और उस पार्क का नाम क्या दिया है? अग्निप्रस्थ नाम दिया है। और विशाखापत्तनम में ही मिलन नाम का नौसैनिक अभ्यास भी होने वाला था, लेकिन अभी हुआ नहीं कोविड-19 के कारण। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। फिर अभी किस राज्य में मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और अल्ट्रावायलेट स्पोर्ट नाम के डिवाइस को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केरल में। केरल के कोच्चिन में स्थित है एक स्टार्टअप जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन, और उसी ने जो यूज्ड किए हुए मास्क हैं उनको डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और अल्ट्रावायलेट स्पोर्ट नाम के डिवाइस को लॉन्च किया है। तो जो भी आपके यूज्ड मास्क हो गए, जो भी इस्तेमाल किए हुए मास्क हो गए, उनको इसमें डाल दो और वो उन्हें कीटाणु रहित कर देगा। फिर है अभी फीफा की नई रैंकिंग आई है, उसमें भारत कितने स्थान पे रहा है? तो भारत 108वें स्थान पे रहा है। और देखो इसी साल जनवरी में या लास्ट दिसंबर में जो रैंकिंग आई थी उसमें भी भारत 108वें स्थान पर ही था। अच्छा, टॉप पर कौन है? तो टॉप पे पहले की जैसे ही बेल्जियम टॉप पर है, सेकंड पे फ्रांस है और तीसरे नंबर पे ब्राजील है। तो आपको तो देखो टॉप याद रख लो बेल्जियम है, और भारत के रैंक याद रख लो 108 पे है भारत। फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा की जो स्थापना है 1904 में हुई थी, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटो। और आपको याद होगा फीफा का जो मेंस वर्ल्ड कप होगा 2022 में कहाँ पे होगा? कतर में होगा। और जो 2026 में होगा वो आपके 3 जगह होगा, USA, मैक्सिको और कनाडा में। उसके अलावा आपको याद होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था 2020 में, नवंबर में होने वाला था ये भारत में, लेकिन कोरोना के कारण अब इसे 2021 में आयोजित किया जाएगा। फिर है अभी छात्रावासों यानी कि हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया देश का? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों यानी कि हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और अभी ST/SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कई तरह की सुविधाएं देने के लिए, जैसे कि भोजन की सुविधा, अच्छा भोजन मतलब, और अच्छी सिक्योरिटी सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, उनकी स्वच्छता जैसे सुविधाओं को सुधार लाने के लिए मिशन सुविधा को भी शुरू किया है। बाकी उड़ीसा की बात करेंगे तो कैपिटल भुवनेश्वर है। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इस साल पहला संस्करण यहीं पे हुआ था, और उसमें टॉप यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी था। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और इनको अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। पेटा मतलब होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, और यहाँ के चीफ जस्टिस अभी बने थे मोहम्मद रफीक। इसके अलावा मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी, और मैंने आपको कई बार बताया है, देखो कोई भी पहल हो गई, योजना हो गई, या कुछ भी अगर मो से शुरू हो रहा है तो वो उड़ीसा का ही होगा। ये एक चीट कोड है, याद रखना। और उड़ीसा ने कहा है कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और भारत का सबसे लंबा डैम आपका हीराकुड डैम यहीं पर है, उड़ीसा में, महानदी पर है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और एक और प्रश्न एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बाराबत्ती स्टेडियम स्टैटिक में पूछा जाता है, ये आपके कटक उड़ीसा में है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील लेगून झील यहीं पर है, जिसका नाम है चिल्का लेक। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने अभी विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी बंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया उड़ीसा ने। इस सॉन्ग को लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने 1912 में लिखा है। एक सतकुशिया टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं यानी कि कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभी जो कोरोना संकट चल रहा है उस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि
इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर के पौष्टिक आहार वितरित किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी ये दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से याद रख लो, कैपिटल भोपाल है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका यहीं पे खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है लालजी दास टंडन। कुछ योजनाएं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आप देखते होंगे तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया इसने, बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू किया, एक दीदी वाहन सेवा भी शुरू किया है और रोजगार सेतु योजना भी इन्होंने शुरू किया, एक FIR आपके द्वारा योजना भी शुरू किया था और उसी तरह से मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की भी घोषणा की थी। चरण पादुका पहल भी शुरू की यहाँ पे और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी इन्होंने शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी न्यूज में थी। जैसे कि एक और है थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान, ये भी याद रखो। एक एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू की थी। काफी सारे योजनाएं अभी इन्होंने लॉन्च की है। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में ही है और पीछे हम देख ही चुके हैं, सबसे ज्यादा बाघों यानी कि टाइगर की मौतें हुई है 2012 से लेकर 2019 तक मध्य प्रदेश में ही 173 मरे हैं और सबसे ज्यादा बाघ वैसे आपके मध्य प्रदेश में ही है। एक इन्होंने जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना भी शुरू किया था और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही बना था। रेडियो स्कूल भी शुरू किए थे इन्होंने। नमस्ते ओरछा महोत्सव भी आपका यहीं पे मनाया जाता है। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए ये जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, एक माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब यहीं पर है। एक संजय नेशनल पार्क भी है। तो इन सब कारण से अभी मध्य प्रदेश न्यूज पे है, तो याद रखना। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। आंसर होगा 13 जून को। तो रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार की क्या रही, मेड टू शाइन। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम को लॉन्च किया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मुंबई के लिए एक फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फ्लॉज। तो ये जो सिस्टम है ये मुंबई में बाढ़ की भविष्यवाणी करेगा और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। और इसी तरह से आपको याद होगा कर्नाटक में भी बंगाल के लिए एक मौसम की जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मेघ संदेश, वो भी याद रखना। फिर अभी किसने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत न हार इस गीत को जारी किया, तो आंसर होगा ITBP ने। तो अभी ITBP के जवानों ने कोविड-19 महामारी के समय जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए एक गीत जारी किया है, सॉन्ग जारी किया है जिसके बोल इस प्रकार हैं, रख हौसला हिम्मत न हार। और इसको लिखा है कांस्टेबल वरुण कुमार ने और इसको गाया है कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने और इसको संगीत दिया है विक्रम सांघा ने। कुछ और सॉन्ग भी अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि HDFC ने सॉन्ग रिलीज किया था #हम हार नहीं मानेंगे। एक यूनाइटेड वी फाइट नाम का सॉन्ग रिलीज किया था ICCR ने, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और मिशन फतेह गीत लॉन्च किया था अभी पंजाब सरकार ने और एक आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गीत लॉन्च किया गया था। ITBP की बात कर लेंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखो SS देशवाल है और अभी आपको याद होगा मार्च के महीने में ही इन्हें BSF का एडिशनल चार्जेस भी दिया गया था। ITBP का मोटो क्या होता है, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। फिर ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा विश्वजीत दास गुप्ता। अच्छा, ये ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विशाखापत्तनम में है। और अभी वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में चीफ ऑफ स्टाफ का पद ग्रहण कर लिया है। बाकी बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने CDS और PS राजेश्वर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 14वें कमांडर इन चीफ बने थे और HK जोशी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। अच्छा देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, हमारी नौसेना के 3 कमान है बेसिकली। पश्चिमी कमान जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, पूर्वी कमान है जो हमने देखा ही सही जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में और एक दक्षिणी कमान है जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। फिर अभी किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। तो अभी लंदन के साउथ होल में एक हेनरी हैवलॉक सड़क है, उसका नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। और सड़क से ही आपको याद आना चाहिए, अभी इजराइल के तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे, तो ये पॉइंट याद रखना।
फिर है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी इंडियन रेलवे ने इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलान कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मतलब क्या हो गया? आपकी मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी के ऊपर आपने कंटेनर देखे होंगे, कंटेनर एक देखा होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा हुआ है। जिस तरह से होती है ना आपकी डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन, उसी तरह से ये है डबल डेकर कंटेनर ट्रेन, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, और ये चली है इलेक्ट्रिक लाइन पे। और इस तरह से भारत इसको ऑपरेट करने वाला पहला देश बन गया। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि ये किन दो स्टेशनों के बीच में चली? सबसे पहले तो गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच में ये चली है, और जमीन से लेकर तारों की जो ऊंचाई है वो है 7.57 मीटर। बाकी रेलवे से 2-3 पॉइंट मैंने आपको और बताए थे, अभी एक तो पीछे ही देखा था, कर्नाटक का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है यहाँ पे, 1400 मीटर का। एक त्रिची रेलवे स्टेशन न्यूज में था, CII ने गोल्ड रेटिंग दी है उसको। और एक और पॉइंट, अभी बिहार के माधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में पहली बार इतनी कैपेसिटी वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया गया, जिसका नाम क्या है? WAG-12। रेल मंत्री पीयूष गोयल है हमारे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और ये जो पंचवटी योजना है ये मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। मतलब इसमें वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए उनके लिए पार्क वगैरह, उद्यान वगैरह बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल शिमला है, और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। 2 कैपिटल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज वाला पहला राज्य बना था ये भारत का। उसके अलावा अभी हिमाचल प्रदेश में ही शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू हुई थी, ये भी याद रखना। फिर अभी केंद्र सरकार ने बांस के आयात यानी कि इंपोर्ट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25%। तो अगरबत्ती का जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो बांस का इंपोर्ट करते थे, तो अब सरकार ने उस इंपोर्ट पे सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% से 25% कर दिया। और ऐसा क्यों करा? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम घरेलू बांस का उपयोग कर सकें। बांस से एक पॉइंट याद रखना, ये अब पेड़ नहीं रहा, अब इसे घास का दर्जा दे दिया, पेड़ नहीं बोलेंगे इसे। और वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं? तो 18 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, और कम से कम अगर शेयर नहीं कर सकते हो तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कम से कम जो थोड़े बहुत लोग ही देखते हैं, मुझे ये तो तसल्ली रहे कम से कम उनको तो ये पसंद आया है। आप लाइक करते हो तभी तो मुझे पता लगेगा, नहीं तो आप देख के चल जाते हो तो मुझे लगता है कि आपको पसंद नहीं आया। तो कम से कम एक लाइक बटन पे हिट जरूर करने, ताकि मेरा भी मोटिवेशन, मेरा भी उत्साह बना रहे। और प्लीज शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, क्या बात है? या हो सकता है कुछ लोग शेयर भी कर रहे हो लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत लगती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो सिर्फ एक लाइक और शेयर मांगता हूँ आप लोगों से, सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत करता रहूँ एक जोश के साथ। थैंक यू गाइस।